Good afternoon, students. I hope everyone is fine and all of you are preparing now for your board exams and pre-board exams. कुछ के स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए होंगे और कुछ के स्कूल्स में स्टार्ट होने वाले होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने ऑर्गेनिक या यूँ बोलें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरा मानना है पूरे साल पढ़ने के बाद भी अगर कोई भी बच्चा किसी भी टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है वो है ऑर्गेनिक। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि बच्चों को याद नहीं होती है, बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस होती हैं, मैकेनिज्म होती हैं, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस होती हैं, तो जिसको याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। बट मेरा मानना है बच्चों कि अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत अच्छे से क्लियर है तो बाकी की ऑर्गेनिक आपको कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती है। अभी हमारे एग्जाम्स को लगभग 2 महीने बचे हुए हैं या यूँ बोले 2.5 महीने बचे हुए हैं, और अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरा है या भर रहे होंगे या भरने वाले होंगे, तो मुझे लगता है उसमें भी आप पर 1.5 महीने का समय है। और इस मोमेंट पर हर बच्चा सोचता है, खोजता है कि कोई ऑर्गेनिक जीओसी के अच्छे वीडियोस मिल जाए, अच्छे लेक्चर मिल जाए, अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए या अच्छा समझाने वाला मिल जाए, जिसको देखकर सुनकर समझकर हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, समझ सकें और अप्लाई कर सकें, जिसके हमें स्कोर करने में बहुत आसानी हो। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक के कुछ लेक्चर्स लेकर आए हैं, जिसमें से पहला लेक्चर आज हम आपके साथ डिलीवर करने जा रहे हैं जो कि जीओसी पार्ट 2 का है। जीओसी पार्ट 2 जिसे हम कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, जीओसी पार्ट 2। जीओसी पार्ट 2 है क्या बेटा? जीओसी पार्ट 2 में बेसिकली हम बेटा बॉन्ड का फिजन, फ्यूजन, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड and all possible products, their stability, their half life, all things are studied together in this units। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन कैसे होती है। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बेटा बात करें अगर हम, तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जिसमें कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट रिएक्ट with the reagent and form product। जब हम कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन कैसे बनाएं, तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बनाते समय या रिएक्शन इक्वेशन लिखते समय हमें इस पैटर्न को कभी नहीं भूलना है। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट रिएक्ट विद अ रिएजेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होता क्या है? तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट उन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कहते हैं
जो रिएक्शन में टेक्स पार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं। एंड क्वेश्चन ये है, व्हाट आर रिएजेंट्स? रिएजेंट क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन में जो भी अटैकिंग ग्रुप होते हैं, अटैकिंग ग्रुप इन केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन में जो अटैकिंग ग्रुप होता है उन्हें हम रिएजेंट कहते हैं। तो सबसे पहला जो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, हाउ इज टू राइट द केमिकल इक्वेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा नोट डाउन करेंगे या ट्राई करेंगे, ट्राई टू राइट, उसका पैटर्न यही होता है कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट रिएक्ट विद द रिएजेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? तो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रिएक्शन में टेक पार्ट करे उन्हें हम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं। बट ये टेक पार्ट तो करते हैं, पर ये रिएक्शन वो खुद इनिशिएट बेटा नहीं करते। इनको रिएक्शन, ये रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, बट इनको इंडक्ट कौन करता है? इंडक्ट मतलब मोटिवेट, वो करता है रिएजेंट। रिएजेंट किसी भी रिएक्शन का एक्टिव ग्रुप होता है जो खुद भी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी चेंज को कंडक्ट करके उसे भी रिएक्शन में टेक पार्ट कराता है। ऐसे सब्सटेंस को हम रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं रिएजेंट। अब आइए देखिए ये कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, बट क्वेश्चन है कैसे टेक पार्ट करते हैं। तो होता क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिएक्शन में कैसे टेक पार्ट करते हैं? तो आंसर है बेटा बाय फिजन, by fission and fusion of covalent bond। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट कैसे करता है? सो आंसर इज वेरी सिंपल। वो अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ेगा, आई मीन उसका फिजन होगा, देन वो नया बॉन्ड फॉर्म करेगा, आई मीन उसका फ्यूजन होगा। ये तरीका है बेटा जिससे कि कोई भी रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप इतनी बात सबको समझ में आई होगी। आई कि नहीं आई बच्चों, बताइए। अब क्वेश्चन ये है, क्या बॉन्ड अपने आप टूट जाते हैं? तो आंसर है नहीं बेटा। बॉन्ड का फिजन कैसे होता है? क्योंकि जब तक बॉन्ड का फिजन नहीं होगा फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, फ्यूजन उसी कार्बन एटम पर या उसी एटम पर होगा जिस एटम पर फिजन हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि फिजन किसी और कार्बन पर हो रहा है या किसी और एटम पर हो रहा है और फ्यूजन कहीं और होगा। रिएक्शन का एक रूल है, जिस एटम पर फिजन होगा उसी एटम पर बाद में फ्यूजन भी या सेम साइमल्टेनियसली होगा। बट क्वेश्चन बेटा ये है, ये फिजन होता कैसे है? तो ये फिजन होता है मेरे प्यारे बच्चों बाय शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पेयर।
कैसे होता है? बाई शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पेयर। जब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, चाहे वो कार्बन से दूर जाए चाहे वो कार्बन के करीब आए, देन एग्जिस्टिंग बॉन्ड का बेटा फिजन होता है। क्या होता है बच्चों? फिजन होता है। अब क्वेश्चन ये है ये कैसे होता है, तो आइए हम आपको इसको विद डायग्राम समझाते हैं बच्चों, ये चीजें होती कैसी हैं। समझिए आप, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, या मान लीजिए ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। ये इनके बीच में वन पेयर की शेयरिंग होती है इस तरीके से। आफ्टर फिजन may be the possibility one electron is shifting towards chlorine and another electron is shifting towards carbon. Such type of shifting form radical. इस तरह की शिफ्टिंग क्या फॉर्म करती है? इस तरह की शिफ्टिंग फॉर्म करती है फ्री रेडिकल। इस तरह की शिफ्टिंग क्या फॉर्म करती है बच्चों? फ्री रेडिकल। एंड सच टाइप ऑफ फ्यूजन, इस फ्यूजन को बेटा हम कहते क्या है? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है बेटा, इसे हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो अगर आप इसको देखा गौर से और आपने चीजों को समझने का प्रयास किया तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइनिंग एटम के बीच में इक्वली शिफ्ट होते हैं। आई मीन वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स क्लोरीन while another electron is moving carbon. It means there is no loss or gain and nobody will take a charge. Such particle that carrying at least one unpaired electron is oblique R called free radical. जिन एटम या ग्रुप ऑफ एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। एंड बॉन्ड फिजन को हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसी तरह एक और तरीका बेटा बॉन्ड ब्रेक करने का, सेकेंड मेथड क्या है? देखो बेटा, ये तो पहला तरीका था जैसे हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं। वन मोर थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए टू ब्रेक और शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर। अब वो क्या है बच्चों? यहां पर वो ये है, हो सकता है दिस पेयर इज कंप्लीटली शिफ्टेड टू क्लोरीन या दिस पेयर इज कंप्लीटली शिफ्टेड टू कार्बन। सच टाइप ऑफ शिफ्टिंग इज कॉल्ड, इस तरह की शिफ्टिंग को हम कहते हैं क्या बच्चों? इस तरह की शिफ्टिंग को हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक
बॉन्ड फिजन। इस तरह की शिफ्टिंग को हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में बेटा होता क्या है, पेयर इज कंप्लीटली शिफ्टेड टू वन कंबाइनिंग एटम, आइदर इट शुड बी टुवर्ड्स द कार्बन चेन और इट्स अवे फ्रॉम कार्बन चेन। अगर पेयर कार्बन चेन से दूर जा रहा है देन इट फॉर्म्स अगर पेयर कार्बन चेन से दूर जा रहा है देन इट फॉर्म्स कार्बोकेटायन। इसी को हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, इसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। बट अगर यही पेयर टुवर्ड्स कार्बन चेन शिफ्ट होते हैं देन इन दैट सिचुएशन इट फॉर्म्स कार्बेन आयन। कार्बेन आयन, और इसको बेटा हम कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से, ये कार्बेन आयन है एंड साथ में क्या बनेगा बेटा, Cl प्लस आयन। ये वो पैटर्न है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड को ब्रेक करता है और रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। दिस इज द वे टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वन इज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन and another is hydrolytic bond fission. In homolytic bond fission, pair is equally divided, and when pair is equally divided, then free radical are formed. But अगर यही पेयर अनइक्वली शिफ्ट होते हैं, चाहे कार्बन से दूर या कार्बन के करीब, then chain will occur either positive charge or negative charge. If chain occur positive charge, then it is called carbonium ion. If change occur negative charge, then it called carbon ion. So this is one thing that the reactant, I mean organic substance, will take part in chemical reaction. Next, इसके बाद जो दूसरी चीज आती है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, वो है यहाँ पर रिएजेंट्स के बारे में। अब हम आते हैं रिएजेंट की बात करते हैं, जो कि हम लोग से छूट गया, अभी छूट क्या गया, मैंने रोक रखा था, क्योंकि अभी तक हम आपको ये समझा रहे थे कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होते क्या है। तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। बट क्वेश्चन है कैसे करते हैं? सो इट इज वेरी सिंपल, बाय फिजन एंड फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि रिएक्शन में कैसे टेक पार्ट करेंगे, ये शिफ्टिंग कैसे होगी। ये फिजन होता कैसे? तो फिजन होता है बेटा बाय शिफ्टिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्वेश्चन है शिफ्टिंग होती कैसे है? तो शिफ्टिंग दो तरीके से होती है बेटा, आइदर होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक। होमोलिटिक में जो भी स्पीशीज बनते हैं उन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं, जबकि हाइड्रोलिटिक फिजन में आयंस बनते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं इसी में अभी। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले भी क्वेश्चन ये है, शिफ्टिंग तो हो गई, अच्छी बात है, शिफ्टिंग कैसे हुई? शिफ्टिंग कैसे होती है? क्या हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं? किसी को कहीं भी रख सकते हैं? किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी मीडियम में कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं? तो शिफ्टिंग कैसे होती है?
तो बेटा शिफ्टिंग का भी एक रूल होता है, शिफ्टिंग इज कंट्रोल्ड एंड guided by electron displacement law। शिफ्टिंग को गाइड कैसे करेंगे हम? शिफ्टिंग इज गाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ। शिफ्टिंग को बेटा हम करते हैं, कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ से करते हैं। क्योंकि शिफ्टिंग किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं आ या जा सकते बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ये कुछ रूल्स और कुछ एप्लीकेशंस एंड कुछ प्रॉपर्टीज के अंडर में होती है, जिसे हम स्टडी करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ की जब मैं बात करता हूं तो ये बेटा 4 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम कहते हैं आई इफेक्ट। सेकेंड, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इसे बेटा हम कहते हैं ई इफेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए? मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसे बेटा हम कहते हैं कैपिटल एम। लास्ट में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एच इफेक्ट। ये 4 इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर या तो 2 एटम के बीच में इक्वली डिवाइड होते हैं या वो इंटायरली एंड कंप्लीटली शिफ्ट होते हैं किसी एक एटम की तरफ। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस टू टेक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। ये वो कंप्लीट प्रोसीजर है बेटा जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, और ना केवल टेक पार्ट करता है, पहले वो बनाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फिर उसको वो कन्वर्ट करता है फाइनल प्रोडक्ट में, जिसकी एग्जिस्टिंग एंथैल्पी करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट से कम होती है। जब तक बनने वाले प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग एंथैल्पी उस स्टेप की करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, तब तक वो प्रोडक्ट तो होगा बेटा, पर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, वो फाइनल नहीं हो सकता है। फाइनल प्रोडक्ट के लिए कंडीशन बेटा ये है कि उसकी एग्जिस्टिंग एनर्जी उनकी एग्जिस्टिंग एनर्जी उनके करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए। जिस मोमेंट पे ये कम हो जाएगी, रिएक्शन बेटा वहीं स्टॉप होगी, ना आगे बढ़ेगी ना पीछे बढ़ेगी। दिस इज द वे टू कंप्लीट द रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं बच्चों कि रिएजेंट क्या होते हैं। रिएजेंट्स की बात करते हैं हम। ये रिएजेंट्स क्या होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रिएजेंट्स किसी भी रिएक्शन में प्रेजेंट अटैकिंग ग्रुप होते हैं। रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में प्रेजेंट अटैकिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अटैकिंग ग्रुप। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इनको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से द एंटायर थिंग इज कॉल्ड रिएजेंट। ये रिएजेंट बेटा, रिएजेंट में जो प्लस पोर्शन दिखता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जो
माइनस वाला बेटा होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो प्लस वाला होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जो माइनस वाला होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। जबकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। अब कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन लविंग कब होगा, कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन लविंग तभी हो सकता है जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो बेटा। और कोई भी ग्रुप न्यूक्लियस लविंग कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा, रिच हो एंड रिलीजिंग हो, रिच भी हो और रिलीजिंग भी हो। क्योंकि न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो अगर मैंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट तभी होंगे जब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और डोनेट करने की एबिलिटी भी हो। आई मीन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच भी होते हैं और रिलीजिंग भी होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब क्वेश्चन है ये क्या क्या हो सकते हैं बेटा। तो देखिए आप, ये कोई भी कैटायन हो सकते हैं या फिर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसमें कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इन विच ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो पहला पॉइंट बेटा ये है कि इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है। सो इलेक्ट्रोफाइल बेटा कोई कैटायन हो सकता है या फिर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। जैसे मैं बात करूं यहां पर, सॉरी, H प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, ये सब के सब बेटा इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर मैं बात करता हूं इनके एग्जाम्पल की बेटा, यहां पर NO2, NO, BeCl2, BCl3 और CH3 प्लस। सॉरी, हमें तो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेना है। एटसेट्रा, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल है। ये सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इनमें से किसी का भी आप काउंट कर लीजिए, ऑक्टेट पूरा नहीं बेटा। इनमें से किसी का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, चाहे वो ये हो चाहे बेटा वो ये हो। तो सच स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल।
आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ये क्या होते हैं बेटा? तो न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले बेटा ये कोई एनायन हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल विद वन लोन पेयर एट लीस्ट ऑन सेंटर एटम, ऑन सेंटर एटम। जैसे कि एग्जाम्पल इनका है OH माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, NH2 माइनस। ये बेटा सब के सब जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे में एग्जांपल लिखते हैं OC2H5 इथॉक्सी ग्रुप, ये भी बेटा क्या है यहां पर, ये भी यहां पर न्यूक्लियोफाइल है। ये सभी की सभी न्यूक्लियोफाइल एनायनिक है। बट अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एग्जांपल है पहला वाटर, सेकेंड है अमोनिया। क्या बेटा? सेकेंड एग्जांपल है अमोनिया। ये सब के सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। जबकि इनकी बात करें ये सभी बेटा क्या हैं? ये सभी के सभी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल हैं। इसकी जगह आप प्राइमरी एमीन भी ले सकते हैं, आप अल्कोहल ले सकते हैं, आप ईथर ले सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ एग्जांपल्स एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल that have ability to contribute its lone pair towards in chemical reactions. So such species are called nucleophile. अब क्वेश्चन ये है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए हम बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। हम बात करते हैं यहां से कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? सो आंसर इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं ये तो मैंने आपको समझा दिया, बट इनके बारे में कुछ और बातें जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोफाइल कैरी एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल दो तरह की बेटा रिएक्शन कैरी करता है। एक है एडिशन रिएक्शन, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बेटा इनकी होती कहां पर? सिर्फ और सिर्फ एल्कीन एंड एल्काइन में।
इलेक्ट्रोफाइल कैरी एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन एंड एल्काइन। और दूसरा पॉइंट इनके बारे में क्या है, इट इज फॉलोड बाय E plus effect plus electromeric effect. It is followed by plus electromeric effect. ये क्या होते हैं, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे कुछ देर के बाद, नहीं तो हम आपको इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। बट टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज कैरी addition and substitution. Addition reaction is followed by E plus effect and the reaction will carry in alkene and alkyne. इसके अलावा कोई भी addition reaction alkene या alkyne में नहीं होती है। और दूसरी बात, addition reaction सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल की addition reaction सिर्फ और सिर्फ एल्कीन और एल्काइन में ही होगी, इसके सिवाय बेटा कहीं नहीं होती है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, इट ऑल्सो कैरी सब्स्टिट्यूशन। इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक रिंग पर होती है। कहां पर होती है बेटा, एरोमेटिक रिंग पर होती है। इट ऑलवेज कैरी सब्स्टिट्यूशन एट एरोमेटिक रिंग एंड ये 3 स्टेप्स रिएक्शन है बेटा। ये 3 स्टेप्स रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफाइल कैरी सब्स्टिट्यूशन और इनकी होने वाली सब्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग पर होती है। इसके अलावा इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहीं नहीं होती है। और जहां भी होगी विद मैकेनिज्म ये 3 स्टेप्स में होती है। 3 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें भी स्टेप 2 को स्टेप 2 सबसे स्लो होती है और इसीलिए इसको बेटा हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ये तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में था बेटा। अब बात करते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि इन्हें हम न्यूक्लियस लविंग ग्रुप कहते हैं। मतलब ये उन स्पीशीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच और रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इट कैरीज टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, टू टाइप ऑफ रिएक्शन। ये भी बेटा 2 तरह के रिएक्शन कैरी करते हैं। पहली है एडिशन रिएक्शन और दूसरी बेटा होती है सब्स्टिट्यूशन। दो तरह की बेटा रिएक्शन कैरी करते हैं, एक एडिशन रिएक्शन, दूसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बात करते हैं इनकी एडिशन के बारे में। So nucleophilic addition is carry on carbonyl group, cyanide group, and sulfide group. And sulfide group। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हर उस अनसैचुरेट कंपाउंड में होगी जो एल्कीन और एल्काइन ना हो। बात मेरी गौर समझना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में होती है
जो एल्कीन और एल्काइन ना हो, जैसे कि ये ना तो एल्कीन है ना एल्काइन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी ना एल्कीन है ना एल्काइन है, और ये भी बेटा ना ही एल्कीन है ना ही एल्काइन है। तो जिन कार्बन कंपाउंड में अनसैचुरेशन एल्कीन और एल्काइन के बीच में ना होकर डिफरेंट एटम्स के बीच में होता है, डेट फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉग विल कैरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। दिस इज द थिंग जो आपको याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो कैरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होती है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये बेटा होती है एलिफैटिक कंपाउंड में होती है। और ये दो तरह की बेटा होती है, एक है SN1, एक है SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू टाइप की बेटा होती है, SN1 एंड SN2। SN1 की जब बात करते हैं, 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, और 2 का मतलब बेटा होता है बाईमॉलिक्यूलर। क्या होता है बेटा? बाईमॉलिक्यूलर। दूसरी बात, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें कि पहली स्टेप स्लो होती है, जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, जबकि दूसरी स्टेप बेटा इनकी फास्ट होती है। इनकी बात करें, ये सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप का मतलब बेटा ये होता है, यहां पर बॉन्ड का टूटना और बनना एक साथ होता है। तो अगर बॉन्ड का टूटना और बनना एक साथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है टाइम इंटरवल 0 हो जाएगा, एंड यू आर नॉट इन पोजीशन टू डिटरमिन विच इज फास्ट एंड दैट इज स्लो। इसीलिए SN2 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होती है, नो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बेटा इनके बारे में सारी चीजें। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इनके बारे में हो गया। SN1 को हम रेसिमाइजेशन भी कहते हैं। रेसिमाइजेशन रिएक्शन, जबकि SN2 को बेटा हम कहते हैं इनवर्जन रिएक्शन। इनको हम कहते हैं इनवर्जन रिएक्शन। ये इनवर्जन है, ये रेसिमाइजेशन है। इसको इनवर्जन रिएक्शन कहते हैं, इसको रेसिमाइजेशन कहते हैं। लास्ट पॉइंट, इन SN1 देखो बेटा, यहां पर इन SN1 रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है किस पर? कंसंट्रेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इनको SN1 कहते क्यों हैं, समझिएगा। यहां पर SN1 रिएक्शन में रिएक्शन की स्पीड उस रिएक्शन में प्रेजेंट कार्बोकेटायन की कंसंट्रेशन और उनकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। ये न्यूक्लियोफाइल और उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। जबकि अगर यही रिएक्शन बेटा SN2 है तो यहां पर जो भी रेट होगी ये दोनों पे डिपेंड करती है। किस पर? ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पर भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी।
ये दोनों में बेटा डिपेंड करती है। तो पहली ये हो गई, दूसरी ये, इसीलिए इसको हम बाइमोलिक्यूलर कहते हैं। यहाँ देखिए मॉलिक्यूलरिटी 2 है बेटा यहाँ पर, जबकि यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसीलिए हम SN1 को यूनिमोलिक्यूलर कहते हैं और SN2 को बाइमोलिक्यूलर कहते हैं। सो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रिएजेंट्स, कि रिएजेंट क्या होते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, किधर अप्रोच करेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन कैरी करेंगे, उन रिएक्शन का इंपैक्ट क्या होगा। ऑल थिंग्स आर गिवन इन दिस लेक्चर। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर बेटा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कुछ कमी रह गई है जो कि मैं आपको नहीं समझा पाया हूं, देन आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार और इसको देखिएगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब हम आपको क्लास में मिलेंगे, हमारी इस ऑनलाइन क्लास में, तो हम इसकी ब्रीफिंग के साथ आपको इस लेक्चर को कंटिन्यू भी करेंगे। और अगर कोई डिफिकल्टीज रह गई है तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम रेस कर सकते हैं, हम उसको अगले लेक्चर में जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। बट दिस इज वन ऑफ द, कह सकते हैं कि बेस्ट सिस्टमेटिक लेक्चर फॉर GOC पार्ट 2, कि हाउ द केमिकल रिएक्शन अकर्स, ठीक है, एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रिएक्शंस। अगली क्लास में जब हम आपको मिलेंगे तो हम आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ को डीपली इलाबरेट करेंगे, और ना केवल इलाबरेट करेंगे, हम आपको यह भी समझाएंगे कि इनके एप्लीकेशन क्या है, आखिर ये हम क्यों पढ़ते हैं और कैसे अप्लाई करना है, और जो भी रीजनिंग ऑर्गेनिक में बनती है उसमें इनका रोल क्या है, और इनकी हेल्प से हम कैसे रीजनिंग को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं या सॉर्ट आउट करते हैं। यही बेटा हमारा आज का लेक्चर था। आई होप सबने एंजॉय किया होगा और सब एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।